दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। पहले ही हम बताए दे रहे हैं, एक पूरा वन शॉट हमने करा दिया है फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का, तो पहले आप उस वाली वीडियो को देखना। उसके बाद ये एक और यूनिवर्सिटी का एक और पूरा पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, कुछ 2-4 यूनिवर्सिटीज के पेपर हो गए हैं, उनके पेपर अच्छे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों के अभी रह गए हैं, जैसे हमारी तरफ MJPRU लगती है तो MJPRU वालों के रह गए हैं, तो एक पूरा वन शॉट हम करा चुके हैं, वो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे पूरा देख डालो और इस पूरे पेपर को भी सॉल्व कर लो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो केवल ये 2 वन शॉट के बाहर पेपर नहीं आएगा, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर हम एक शॉर्ट एनालिसिस करें इस पेपर की, तो सबसे पहले इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप 9th में पढ़ा है, अंतः प्रद्रव्य जालिका आया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली पर शॉर्ट नोट आपसे पूछा है। ठीक है, जेनिक बैलेंस थ्योरी आपसे पूछी हुई है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है ये पूछा हुआ है। फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ड्रोसोफिला में ये पूछा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस भैया इसमें आए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए इसके पेपर के लॉन्ग में भी मायोसिस आया हुआ है, इसमें भी लॉन्ग में न्यूक्लियस आया हुआ है, इसमें भी लॉन्ग में पेडिग्री एनालिसिस आया हुआ है। जो जिन बच्चों ने मेरी पिछली वाली वन शॉट देखी होगी, उसमें भी लॉन्ग में मायोसिस, पेडिग्री एनालिसिस ये सब आया हुआ था भाई। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भैया मेंडल ने नियम दिया था कि जब कभी 2 अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराएंगे, हम आपसे कहें भैया एक लंबा लड़का है और एक छोटा लड़का है जिसकी लंबाई बहुत कम है, किससे बात करोगे? तो ज्यादातर लड़कियां कहेंगी हम तो लंबे वाले लड़के से बात करेंगे। जो एक गोरा लड़का है, एक काला लड़का है, कोई कितना भी कह ले कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन रियलिटी यही है भैया हम तो गोरे वाले से बात करेंगे, स्मार्ट वाले से बात करेंगे। यानी एक लक्षण हमेशा प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। पहली पीढ़ी में प्रभावी वाला लक्षण दिखाई देता है, यही है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या लिख दिया हमने? इस क्रॉस में केवल एक लक्षण की स्टडी की जाती है। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और बताया कि एक लक्षण डोमिनेंट होगा, मतलब प्रभावी होगा, जो दिखाई देगा, और एक रेसेसिव का मतलब जो दोनों में लगभग समान तरीके से चलेगा, कोई मतलब अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास नहीं करेगा, यानी अप्रभावी होगा। F1 यानी पहली पीढ़ी में केवल डोमिनेंट लक्षण दिखाई देगा, जबकि F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में लक्षण 3:1 में अलग हो जाएंगे। क्या मतलब है इसका? कि मान लिया कोई लंबा पौधा है और कोई बौना पौधा है। ध्यान से समझिए, लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी लिख दिया। ठीक है, ये छोटे पौधे को स्मॉल टी लिख दिया। गुणसूत्रों को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं कि मनुष्य में जैसे गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। तो हम कहते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। तो भैया लंबे को कैपिटल टी जोड़े में लिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके जब बच्चे होंगे, सरल भाषा में जो इनसे पेड़ बनेगा, नया पेड़ बनेगा, तो यहां से कैपिटल टी वाला लक्षण मिलेगा, यहां से स्मॉल टी मिलेगा। यानी इसमें अब लंबापन और बौनापन दोनों के लक्षण है, लेकिन प्रभावी कौन सा है? लंबापन। इस वजह से ये जो पहली पीढ़ी में बच्चा होगा ये लंबा होगा, लक्षण दोनों के हैं, इसलिए इसे कहेंगे हाइब्रिड लंबा, संकर लंबा। ठीक है भाई। फिर कह रहे जब अब इनकी बात किसी इन्हीं के जैसे से कराया जा रहा है भैया, जैसे ये कैपिटल इनका क्रॉस करा दे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों अब संकर लंबे हैं। तो जब इनके बच्चे होंगे तो 3 बच्चे लंबे होंगे और एक बच्चा जो है वो छोटा होगा अगली पीढ़ी में। यानी क्या है कि देखो यहां से अगर कैपिटल टी मिला, यहां से क्या दोनों कैपिटल, फिर तो ये लंबा ही होगा, शुद्ध लंबा होगा। यहां से कैपिटल टी मिला, यहां से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी प्रभावी है, तब भी ये हाइब्रिड लंबा हो जाएगा। यहां से स्मॉल टी मिला, यहां तब भी कैपिटल टी, तो हाइब्रिड लंबा हो जाएगा। जब दोनों से स्मॉल टी वाला मिलेगा तो ये फिर छोटा हो जाएगा, यानी 3 पौधे लंबे होंगे, एक पौधा छोटा होगा, और इस तरीके से इनका जो पीढ़ी का अनुपात होगा 3:1 में चलेगा भाई। ठीक है, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक जोड़ी लक्षण का हम लोग डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो शेल मतलब क्या होता है? कोशिका। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिका में फैला झिल्लीदार जाल टाइप होता है। 2 तरीके के होंगे, एक स्मूथ होंगे, एक रफ होंगे। तो जो रफ ER होता है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जबकि जो स्मूथ वाला ER का मतलब यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ वाला होगा वो क्या करेगा? तो लिपिड सिंथेसिस यानी लिपिड का निर्माण करेगा, जो भी हानिकारक पदार्थ होंगे उनका डिटॉक्सिफिकेशन करेगा।
ER सेल के अंदर पदार्थों का ट्रांसपोर्ट भी करेगा और सेल मेम्ब्रेन बनाने में, यानी कोशिका की जो झिल्ली होती है, आवरण होता है, उसे भी बनाने में मदद करेगा भाई। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे शॉर्ट नोट लिखना है। वैसे ये लॉन्ग में भी आता है, हमने कराया हुआ है। यहां शॉर्ट नोट लिखना है तो शॉर्ट नोट लिख देंगे। यह एक थिन यानी पतली सी फ्लेक्सिबल सी लेयर होती है, लचीली लेयर होती है, जो सेल को बाहर से कवर करती है, यानी कोशिका की जो झिल्ली होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब सरल भाषा में ये डिसाइड करेगी कि कौन कोशिका के अंदर जाना चाहिए, कौन कोशिका के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो अर्थात सेल के अंदर तथा बाहर आने जाने वाले सब्सटेंसेस को कंट्रोल करती है। यह सेल को यानी कोशिका को प्रोटेक्ट करती है तथा सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। कोई भी सब्सटेंस अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, इन सब में ये सहायता करती है। 2 नंबर में अगर शुरुआत में क्वेश्चन आया हुआ है तो पर्याप्त है भाई। ठीक है, लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन है उनमें डायग्राम वगैरह लगभग सब बनाइए, नहीं डायग्राम है तो थोड़ा डिटेल में लिखिए। जो डिटेल्ड शॉर्ट होते हैं उनमें भी बहुत नहीं लिखना होता, 1 पेज आप लिख दोगे आराम से काम हो जाए। क्योंकि कितने शब्दों में लिखना, मान लिया कोई कहे 150 शब्दों में लिखना है, एक लाइन में 10 शब्द माने जाते हैं, तो 15 लाइनें हो गई, एक पन्ने के अंदर हो गया, बात खत्म हो गई भैया। ठीक है, जैसे ये लिखने हैं 70 शब्दों में, ये वाला क्वेश्चन लिखना है तो 6-7 लाइनें होनी चाहिए बस। उसके बाद जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या होती है? तो ये जेनिक बैलेंस थ्योरी भैया 2 बार इस पेपर में आई हुई है, अच्छी है, पेपर में आ सकती है। तो ये थ्योरी सेक्स डिटर्मिनेशन को समझाती है कि लड़का होगा, लड़की यानी फीमेल होगा, मेल होगा, क्या होगा, ये समझाने का काम करती है। खास करके जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वगैरह होते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई का एक एग्जाम्पल ले लिया, जो फल मक्खी वगैरह होती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेक्स डिसाइड होगा वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम XY से डिसाइड नहीं होगा। जैसे मनुष्य में क्या होता है कि भैया अगर XX हो गया तो फीमेल है यानी महिला है, XY हो गया तो मेल है यानी पुरुष है। लेकिन इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हैं, जो फल मक्खी वगैरह हैं, इनमें ये XY से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि काहे से डिसाइड होगा? केवल X वाले क्रोमोसोम से, और जो ऑटोसोम्स होते हैं उनसे ये डिसाइड होगा भैया। ठीक है, ऑटोसोम्स आपको पता है लिंग गुणसूत्र के अलावा जो है वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स X वाले केवल, और साथ में यानी गुणसूत्र X वाले और ऑटोसोम से डिसाइड होता है, बैलेंस बनता है। अगर रेशियो 1 आता है, किसका किसका? क्रोमोसोम का और ऑटोसोम्स का रेशियो 1 आता है तो वो फीमेल होता है, और अगर 0.5 रेशियो आता है तो वो मेल होता है। यानी सरल भाषा में इसमें XY से नहीं, X और ऑटोसोम के रेशियो से काम चलेगा। और ये लॉन्ग में भी आई है तो अभी आगे डिटेल में आपको मिलेगी भाई। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन शॉर्ट में आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? ले जाने वाला। तो ये चेन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पाई जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में पास होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या? ले जाने वाला। तो ये चेन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों को एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में ले जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो एनर्जी निकलेगी, जो एटीपी बनाने में यूज होगी। एटीपी मतलब क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। यानी ये जो एनर्जी, मोटी मोटी बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये क्या करेगी? एटीपी यानी कोशिका को जिंदा रखने का काम कर रही है भाई। ठीक है, और अगला ही क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 6ठा क्वेश्चन आया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ा चुके हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में हम माइटोकॉन्ड्रिया जो क्वेश्चन हम इस पेपर में करा चुके हैं, इस वीडियो के लास्ट में लगा देंगे। आप पूरा देखोगे, पेपर आपका पूरा सॉल्व हो रहा, छोड़ नहीं रहे हैं। बस ये जो टॉपिक्स करा चुके हैं उन्हें दोबारा से क्यों कराएंगे, तो उन्हें लास्ट में लगा देंगे भाई। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। देखिए जो अभी हमने ऊपर शॉर्ट में पढ़ा वो यहाँ लॉन्ग में आ गया है, तो थोड़ा सा ठीक लिख के दिखा देंगे। ड्रोसोफिला क्या है? जैसे फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई जो है, में सेक्स डिटर्मिनेशन जेनिक बैलेंस थ्योरी से होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान की तरह जो बाई क्रोमोसोम होता है उससे कोई लेना देना नहीं है कि मनुष्य में वाई है तो लड़का है, एक्स है तो लड़की है। बोले फल मक्खी में वाई से लेना देना नहीं है, केवल एक्स गुणसूत्र यानी एक्स वालों से और ऑटोसोम से लेना देना है। इनका अनुपात मैटर करेगा। तो जैसे अगर हमें अनुपात निकालना है तो x/a यानी एक्स वाले गुणसूत्र कितने हैं और ऑटोसोम का रेशियो क्या, वही सेक्स को डिसाइड करेगा। अगर ये रेशियो आता है 1 यानी ये भी x है और ये भी 2 से 2 कट जाएगा 1, तो रेशियो 1 आता तो फीमेल होगा। 0.5 अगर रेशियो आता है तो कितना होगा, तो भैया ये देखो x एक ही है, नीचे ये 2 है तो 1/2 यानी 0.5 तो मेल होगा। 0.5 से 1 के बीच में आ गया तो इंटरसेक्स होगा भाई। ठीक है, 1 से ज्यादा होगा तो सुपर फीमेल होगा, 0.5 से कम होगा तो सुपर मेल होगा। इस तरीके के इन्होंने रेशियो बताया। अर्थात ड्रोसोफिला में सेक्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल जो जीन्स होते हैं इनके बैलेंस से डिसाइड होता है। ये भैया इनकी थ्योरी है। ठीक है, मेंडल के नियम इस पेपर में आए हुए हैं जो हमने कराए हुए हैं, लास्ट में लग जाएंगे।
मायोसिस पिछली ही वीडियो में करा रखा है, मायोसिस पेपर में आया हुआ है, लास्ट में लगा देंगे। न्यूक्लियस ये भी हमने करा रखा है, लास्ट में लगा देंगे। पेडिग्री एनालिसिस भी पिछले पेपर में कराया था, यहाँ लास्ट में ऐड कर देंगे। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्रिपेनोसोमा, डिजीज क्या है, सिम्टम्स क्या है, और ट्रिपेनोसोमा की लाइफ हिस्ट्री आपको बतानी है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लिख दोगे। तो ट्रिपेनोसोमा क्या होता है, तो नंबर 1 यूनिसेलुलर होता है, यानी एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोएन पैरासाइट होता है ये इलॉन्गेटेड होता है। देखिए ग्रुप वगैरह आपने सुन रखे होंगे 9th में, प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सब पढ़ा हुआ है ना। तो ये प्रोटोजोएन पैरासाइट है जो इलॉन्गेटेड होगा। इसमें क्या क्या होगा मतलब, तो इसमें काइनेटोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, एंड्यूलेटिंग होगा, मेम्ब्रेन, मतलब इस तरीके की झिल्ली, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाएंगी। लाइफ साइकिल कैसे काम करेगा, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे टी साइलेंट होगा, इसे सेटसी मक्खी पढ़ेंगे। तो सेटसी फ्लाई के बाइट से मक्खी काटेगी इंसान के, जब ह्यूमन में काटेगी तो ह्यूमन में ये प्रवेश कर जाएगा। ब्लड में ये मल्टीप्लाई होगा, यानी ब्लड में बढ़ेगा ये, और जब ब्लड में बढ़ेगा फिर वापस फ्लाई में चला जाएगा। जब फ्लाई ब्लड, जब फिर वही वाली मक्खी जब खून पिएगी तो दोबारा से, मतलब यानी काटा, खून में गया, खून में ये बढ़ा और फिर उसने खून पिया तो दोबारा से वो उसी मक्खी में वापस चला गया। फ्लाई के इंटेस्टाइन यानी जो मक्खी है उसके पेट में, और जो लार वाली जो ग्रंथियां होती हैं उन सब में मल्टीप्लाई करके इन्फेक्टिव फॉर्म बना लेगा, यानी फिर ये मक्खी के पेट में और इन्फेक्शन वाली फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। बीमारियां क्या होती, तो स्लीपिंग सिकनेस, नींद बहुत आएगी, फीवर आएगा, हेडेक होगी, सर में दर्द होगा, वीकनेस आएगी, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ लेटर स्टेज में न्यूरो से रिलेटेड भी बीमारियां बनेगी, और साथ ही साथ नींद बहुत ज्यादा आएगी भाई, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन है भैया इस पेपर में, डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है और कोडोमिनेंस क्या होता है, ये भी कनेक्टेड है। एक लक्षण दिखेगा, एक नहीं दिखेगा, जो दिखेगा वो डोमिनेंस है भाई, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल आप ब्लड ग्रुप का उदाहरण लेते हुए बताना है भाई, ठीक। तो डोमिनेंस में एक एलील दूसरे एलील को डोमिनेट करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल, एक लंबा पौधा है, एक डॉर्फ माने बौना पौधा है, तो जो लंबा पौधा, टॉल डोमिनेंट ओवर डॉर्फ, यानी लंबा पौधा बौनेपन को क्या करेगा, डोमिनेटिंग नेचर दिखाएगा, यानी टी है तो यहाँ पे टी कैपिटल टी लंबा है तो ये टॉल पौधा होगा, ठीक। कोडोमिनेंस क्या होता है, तो कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। इसमें जो दोनों होंगे दोनों ही दिखेंगे। कोडोमिनेंस मतलब हम भी राजा तुम भी राजा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ह्यूमन का ब्लड ग्रुप में IA और IB दोनों डोमिनेंट होते हैं, यानी दोनों रेसेसिव हैं, दोनों। जैसे AB ग्रुप, A का भी जलवा है, B का भी जलवा, वही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो IA IB बराबर AB ब्लड ग्रुप, यानी A और B दोनों के जो एंटीजन है वो दोनों के दोनों एक्सप्रेस होंगे। तो AB में A का भी भौकाल है, B का भी भौकाल है, इसमें कोडोमिनेंस है, दोनों का ही जलवा है भाई, ठीक है। डिफरेंसेस की बात करें तो डोमिनेंस में एक जीन एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंस में केवल एक जीन ही राजा है। कोडोमिनेंस में दोनों जीन्स फुल एक्सप्रेस होते हैं, दोनों राजा हैं। डोमिनेंस में फिनोटाइप एक ही टाइप का, जबकि कोडोमिनेंस में मिक्स फिनोटाइप क्लियरली विजिबल होंगे, यानी इसमें एक ही तरीके का फिनोटाइप दिखेगा और उसमें जाहिर सी बात है कोडोमिनेंस, तो दोनों तरीके के लक्षण उसमें दिखाई देंगे भाई, ठीक है। जैसे अगर हम कह दें कि कोई जो है भैया वो लाल है, ठीक है, और कोई जो है वो सफेद है, तो लाल रंग कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। फिर हम कह दें कि कोई गोल है, दूसरा लक्षण ले रहा, और कोई झुर्रीदार भी है। तो अगर हम कह दें कि लाल गोल, तो लाल भी प्रभावी है। अरे भैया हम तुमसे तुम्हारी बारात करवाएं कि भैया जिसका गोल चेहरा होगा खूबसूरत उससे बारात करोगे, जिसकी झुर्रियां पड़ी होंगी बेचारा बुड्ढा या बुढ़िया होगी उससे बारात करोगे। अरे सर जी क्या बात कर रहा हो, झुर्रीदार वाले से क्यों करेंगे। तो लाल गोल अगर मान लिया लक्षण दिख रहा तो ये दोनों डोमिनेटिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, 11th क्लास में, ठीक है। सरल भाषा में कहें कोशिका का पावर हाउस, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है 9th क्लास से। माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का पावर हाउस, हमने लिख दिया पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। आज लगभग 3 से 4 वीडियोस हम पब्लिक करने वाले हैं, स्पीड बढ़ा दी है बहुत तेजी से, बस आपको देखना है। टेलीग्राम पे जाइए, BD BSc सर्च कर लीजिएगा, सारी PDF आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये समस्त एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, ये छोटे दाने, थिन फिलामेंट यानी तंतु की टाइप होता है। तंतु हम आपको कैसे समझाएं, आप ऐसे समझ लो, नहीं बल्ब होता है घूमा हुआ तंतु लगा, उसे बोलते हैं, ठीक है। या स्मॉल रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। साइज इनका 0.2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होता है, तथा एक सेल में इनका नंबर 500 से 1500 तक होता है। ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं, जिनका मोशन फ्री होता है। ये सेल के किसी स्पेशल फील्ड में रह सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है इनका, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एवं डबल चैम्बर के बने होते हैं। कैसे होते हैं जरा सुनिए, इस तरीके का कुछ मामला होता है। बाहर वाला जो चैम्बर है उसे कहते हैं आउटर चैम्बर, और ये जो अंदर वाला होता है इसे कहते हैं इनर। थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं,
थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए सर, ये एरिया दिख रहा है आपको, खाली ये वाला, ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला कहलाता है आउटर चैम्बर, और ये जो अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है इनर चैम्बर। ठीक है भाई, इसी के अंदर कुछ धागे नुमा संरचना होती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। सारी चीजें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आउटर मेम्ब्रेन ये चिकनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे रहती है। जाहिर सी बात बाहर वाला यही करेगी, झिल्ली बोलते हैं यार सरल भाषा में। इनर मेम्ब्रेन ये भी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, आउटर मेम्ब्रेन से लगभग इतनी दूर पे होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद कैविटी में ये देखिए सेप्टा और रिज की तरह निकले रहते हैं, इन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट या क्रिस्टी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। देखिए ये जो उंगली की समाने से संरचना दिखाई दे रही ना, इसे कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। यही यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है भाई, उसके बाद आउटर चैम्बर के बारे में दिखा रखा है। आउटर चैम्बर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक क्रिस्ट की एक स्थान होता है जो इतना चौड़ा होता है। ठीक है, इनर चैम्बर क्या होता है, यह इनर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, होमोजेनस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से भरा होता है, मैट्रिक्स जेल की तरह होता है तथा हाई कंसंट्रेशन की घुलनशील प्रोटीन एवं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ महीन दाने तंतु वगैरह पाए जाते हैं। ये दाने वो होते हैं जहां पर आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो कैटाइन बांध कर रखे जाते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते, बांध कर रखे जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन एवं क्रिस्ट व्रंत युक्त पार्टिकल से ढके रहते हैं। पूरा प्रॉपर आप पढ़ लेंगे सर। ठीक है, इनके जो पार्ट 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। बेस होता है, स्टॉक होता है और हेड होता है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, लॉकर के अकॉर्डिंग, ठीक है, लॉकर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया इनका केमिकल में 70% प्रोटीन होती है, 30% सर इसमें लिपिड्स होते हैं। ठीक है, लिपिड के कुल वेट का लगभग 90% फास्फोलिपिड और शेष 10% कोलेस्ट्रॉल में चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है, विटामिन ई होता है। ठीक, अन्य यौगिक होते हैं, डीएनए आरएनए की भी कुछ मात्रा होती है। फंक्शन यानी इनके कार्य क्या है, तो पहला कार्य तो यही है, जो फूड सब्सटेंसेस होता है उनका ऑक्सीडेशन करते हैं ये, और एनर्जी प्रोड्यूस कर। सबको पता हुआ एनर्जी एटीपी की फॉर्म में संचित, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है। बॉन्ड टूटता है, एडीपी में कन्वर्ट होता है, एक फॉस्फेट आने लगा होता है, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, वो भी अभी आगे हमने आपको दिखाया। दूसरा बात, सेक्रेशन यानी श्रावण करते, श्रावण मतलब निकालना। ठीक है, लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सिंथेटिक एवं लाइटिक दोनों रिएक्शंस में भाग लेते हैं। बसा का उपापचय करते हैं। ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसे, उसमें काम करते हैं बसा के लिए। उसके बाद पेशी तंतु जो होते हैं, ठीक, मायोफाइब्रिल्स, उनका पेशी तंतुओं का विकास करते हैं, पीतकों का निर्माण करते हैं, योग फॉर्मेशन बोलते हैं। शुक्राणु में घुमावदार माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरनल रेस्पिरेशन या फूड सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है, किस तरीके से, और जब वो खाना जो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। देखिए इसमें कई एंजाइम होते हैं जो फूड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन के दौरान क्या, माइटोकॉन्ड्रिया फूड सब्सटेंस को, पोटेंशियल एनर्जी को उस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे यूज करके सेल अपनी क्रियाओं को करता है। जो एनर्जी बचती है वो भैया सेव हो जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर रिलीज होती है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस का जहां पे एनर्जी जो है स्टोर रहती है, जो कोशिका और शरीर के जितने काम है उन्हें करने में सहायता करेगी। जब एटीपी का अंतिम फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर हम यहां पे आपको दिखाएं तो ये है एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 पी, तो 1 2 3 पी है और ये ए है सर। ठीक है, तो एटीपी का जब बॉन्ड टूटेगा तो देखिए 1 पी अलग हो जाएगा। यहां पे देखिए सर, 1 पी जो है वो अलग हो जाएगा, 7000 कैलोरी की ऊर्जा निकलेगी। नॉर्मल बॉन्ड टूटने पे 200-300 निकलती है, यहां 7000 निकली, तो बहुत सारी ऊर्जा भी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से एटीपी के रूप में संचित रहती है। जब कभी हमें चाहिए होती है तो हम लोग आसानी से बॉन्ड टूटता और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, मेंडल के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी मेंडल के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हम वीडियो कंबाइंड बना रहे हैं जो 12th वालों के भी काम में आएगी और आपके भी काम में आएगी सर। ठीक है, हालांकि अभी नोट्स नहीं रेडी थे मिक्स में, तो ये टोटल हिंदी है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग मिक्स में लिख लेना भाई। अब कल पेपर है तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। मेंडल ने भैया 3 नियम दिए। मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक चर्च में पादरी थे, पादरी बोले तो फादर थे। मटर के पौधों पर उसी चर्च में पीछे की तरफ इन्होंने प्रयोग किए। ठीक है, और आगे चल के इन्होंने मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया, क्योंकि जो पौधा है वो जल्दी 2-3-4 महीने में रेडी हो जाता है। अब कुछ लोग कहीं सर जी मनुष्यों पे क्यों नहीं करे, अभी हम 30 साल को होने वाले, हमारी बारात नहीं हुई, हमारी होएगी, फिर मतलब बच्चे हमारे, वो उनकी पीढ़ी, तब तक मतलब मेंडल खुद ही नहीं पड़ जाते। तो इस वजह से ऐसे पे प्रयोग किए जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीढ़ियों पे देखा जा सके, प्रयोग किया जा सके सर। ठीक है, तो पहला जो नियम था वो था पूर्ण प्रभाविता का नियम। क्या प्रभाविता का नियम था कि हमेशा 2 लक्षण होंगे जिसमें से एक दिखाई देगा। अभी हम आपसे सवाल करें कि भैया एक कोई
बढ़िया, चलो यार ऐसे नहीं, लड़के लड़कियों दोनों के लिए सवाल है, एक कोई बढ़िया खूबसूरत स्मार्ट सा लड़का है, ठीक है, या सुंदर सी लड़की है, और एक कोई काला घिनौना सा लड़का है, ठीक, तो किससे आप किसे पसंद करोगे? अब कुछ लोग कहेंगे हम स्वभाव देखेंगे, अरे बे यार बेकार की बात मत करो, कायदे की बात है, हर आदमी यही कहेगा हम स्मार्ट को पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मार्टनेस जो है वो एक प्रभावी, स्मार्टनेस क्या है? एक प्रभावी लक्षण है, और जो कालापन क्या है वो अप्रभावी लक्षण है। समझ गया सर? उसी तरीके से इन्होंने कहा कि हमेशा दो लक्षण होते हैं, पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा लक्षण नहीं दिखाई देता। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है भाई? जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता। जो दिखता है उसे प्रभावी, जो नहीं दिखता उसे अप्रभावी कहते हैं। जैसे जब एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो लाल जो है वो प्रभावी है भाई। मान लिया ये सफेद है, सफेद को हमने छोटे आर से लिख लिया, और लाल को हमने लिख दिया कैपिटल आर से, तो जो लक्षण आएंगे इसके कैसे आएंगे? स्मॉल आर, इसमें आएंगे कैपिटल आर। तो पहली पीढ़ी में जो पौधा होगा ये लाल होगा, लेकिन इसमें लक्षण तो सफेद के भी हैं, तो इसे लाल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे संकर लाल। क्या कहेंगे? संकर लाल। तो ये होता है मेंडल का पहला नियम। ठीक है भाई? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह, इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है। अब देखो भाई, मान लिया, देखो ये मान लिया किसी के पिताजी लंबे थे, मम्मी छोटी थी, तो जो बच्चा हुआ वो कैसा हुआ? लंबा। लेकिन हम उसे लंबा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? संकर लंबा कहेंगे। लेकिन जब संकर लंबे की बारात होगी तब क्या पॉसिबल, यानी दूसरी पीढ़ी को बताने के लिए उन्होंने बताया द्वितीय नियम। दूसरी पीढ़ी में क्या होगा? दूसरी पीढ़ी में जो संकर लंबे वाले के बच्चे होंगे वो 3 तो लंबे होंगे, लेकिन एक बच्चा बौना भी होगा। 3:1 में बढ़ जाएंगे दूसरी पीढ़ी में। यह दूसरा पृथक्करण का मतलब अलग हो जाएंगे 3:1 में। 3 लंबे हो जाएंगे, एक बच्चा बौना हो जाएगा। ठीक है भाई? ये देखिए, जब दो भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तब जो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अगर उन्हीं पौधों के बीच फिर क्रॉस कराते हैं तब क्या होगा? ये देखो भैया, पहले तो लंबा था, बौना था, तो जो पौधा बना वो कैसा होगा? संकर लंबा होगा। लेकिन अब हमने क्या करी? संकर लंबे की बारात, ये है संकर लंबे वाले दोनों की बारातें करवा दीजिए। देखो संकर लंबे की बारातें हो गई, तो अब इनका कैपिटल टी, इनका कैपिटल टी, तो बच्चा लंबा होएगा। इनका कैपिटल टी, इनका स्मॉल टी, तो बच्चा कैसा? लंबा होगा, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है। इनका छोटा टी, इनका कैपिटल टी, तब भी बच्चा लंबा होगा क्योंकि कैपिटल टी। लेकिन अगर दोनों के स्मॉल टी वाले गुणसूत्र पहुंच जाते तो बच्चा बौना होगा, यानी 3 बच्चे लंबे होंगे और एक बच्चा बौना पौधा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते लक्षण दिखेगा बौनापन 3:1 में, 3 लंबे होंगे और एक बौना होगा। यह है इसका दूसरा नियम। ठीक है भाई? बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसे, अभी टेलीग्राम पे ये सब कुछ हम अपलोड करवा देंगे, जिनका भी कल पेपर है वो टेंशन ना लें। तृतीय नियम या स्वतंत्र अभ्युवन का नियम क्या? ये भी आसान है, बस इन्होंने क्या कहा, इसमें दूसरी पीढ़ी में हम लोग एक की जगह 2 लक्षण ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया? देखो पीला लक्षण भी लिया और पीले के संग में गोल भी लिया, ऐसे हरा भी लिया और हरे के संग में झुर्रीदार भी लिया। तो पीले और हरे में पीला जो है वो प्रभावी है, हरा रंग प्रभावी नहीं है, पीला प्रभावी है। ऐसे गोल और झुर्रीदार में गोल प्रभावी। गोल मटोल चीजें बड़ा अच्छा लगता, झुर्री पड़ी वहीं किसी के चेहरे पे कौन ही आदमी यार तो ध्यान देगा। समझ गए? तो अब क्या इस तरीके से चीजें बनेंगी। कैसे बनेंगी लो दिखाते हैं भाई, कि भैया जो कैपिटल वाई मतलब पीला कलर तो है इसमें, प्लस गोल है तो राउंड के लिए कैपिटल आर ले लिया। ऐसे ये स्मॉल वाई के लिए हरा मान लो और छोटे आर के लिए झुर्रीदार ले लिया। तो अब जब इनके बच्चे होंगे तो वो कैसे होंगे? इनके बच्चे होंगे कुछ इस तरीके से, मान लिया कैपिटल वाई, इसका स्मॉल वाई, ठीक है, ऐसे कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, इस तरीके से 4 बन जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये जो चारों बने हैं इनके बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे। देखो कैसे क्रॉस होगा, ये है देखिए सर, इनके बीच में हम लोग कराएंगे क्रॉस। देखना भाई कैसे क्रॉस होएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेना है, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए भाई इस तरीके से होगा क्रॉस। ठीक, इसमें इन्होंने नहीं लगाई है, पीडीएफ नहीं लगाई है जिस बच्चे ने, कोई बात नहीं है, हम आपको यहीं पर समझाते हैं, आप टेंशन ना लें। देखो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वो छूट गई है, आप उसकी टेंशन ना लें। यहां देखें आपको 4 मिल गए, बताओ क्या मिल गया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा है आर वाई और चौथा है आर आर। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको ऊपर भी लिख लेना वाई 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 आर आर वाई आर आर, ऐसे करके आपको लिख लेना है। ठीक है भाई, जब आप ऐसे करके लिख लेंगे तब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपस में सबका संकरण कराते जाना है। दिखाते हैं आपको कैसे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, 4 बने हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर भी लिख लेंगे वाई आर वाई आर वाई आर
और वाई आर। ठीक है, अब देखिए इस तरीके की टेबल बनेगी भाई, बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, देखो भाई, जब इसका वाई और इसका वाई तो दोनों वाई कैपिटल है और दोनों आर भी कैपिटल है। जब इनकी तो दोनों वाई कैपिटल है, लेकिन एक आर बड़ा है एक आर छोटा। जब इनकी तो एक वाई कैपिटल है एक स्मॉल है और दोनों आर जो है वो कैसे हैं, दोनों आर भैया बड़े हैं। जब इनकी बात करेंगे तो बताओ क्या, एक वाई बड़ा है एक छोटा है, एक आर बड़ा है एक आर छोटा है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। बताओ, कैपिटल वाई दोनों है, एक आर बड़ा है एक छोटा है। ये लो फटाफट लिख देते हैं। इसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है, दोनों आर बड़े हैं। इसमें क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक आर बड़ा है एक छोटा। इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। अब तरीका क्या होगा लिखने का, चलो पहले लिख ही देते हैं। ठीक है, इसका वाई कैपिटल आर आर, वाई कैपिटल स्मॉल वाई आर आर, वाई कैपिटल स्मॉल वाई आर आर। ठीक है, स्मॉल वाई और ये वाई कैपिटल आर आर। ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल वाई आर आर, इस तरीके चलेगा। ठीक भाई, यहां पे दोनों वाई छोटे हैं आर आर। फिर इसका और इसका देखेंगे तो क्या आएगा, वाई, आप ऊपर देखिए नीचे देखिए बस लिखते जाइए। ठीक है, दोनों वाई छोटे हैं। फिर इसका हो गया, इसका देखिए, दोनों वाई स्मॉल है आर है, दोनों वाई स्मॉल है आर है और आर है। ठीक है, कैपिटल वाई जहां कहीं भी है वो सब पीला है, कैपिटल आर जहां कहीं है वो गोल है। कैपिटल वाई कैपिटल तो जो पीला गोल है, क्या है, पीला गोल है। ऐसे कैपिटल वाई, ठीक है, अब कैपिटल आर कहीं भी दिख जाए क्योंकि गोल प्रभावी तो ये भी पीला गोल है। ठीक है, कैपिटल वाई मतलब पीला है लेकिन दोनों आर है तो ये झुर्रीदार है। ठीक है, उसी तरीके से ये देखिए, दोनों कैपिटल वाई तो ये भी पीला है और कैपिटल आर है मतलब गोल है। ठीक है, इस तरीके से आपको पीले गोल मिलेंगे 9। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से पीला झुर्रीदार मिलेंगे 3, हरे झुर्रीदार आपको आखिरी में 1 मिलेगा। सबको लिख दे रहे हो यार, वरना सर जी आपने गायब कर लो। कैपिटल वाई है मतलब पीला है, कैपिटल आर है मतलब गोल है। ठीक है, कैपिटल वाई है मतलब पीला है, कैपिटल आर है मतलब गोल है। इस तरीके से पीले गोल टोटल 9 मिलेंगे। ठीक है भाई, कितने, 9। उसी तरीके से यहां देखिए, ये देखिए क्या, दोनों वाई छोटे हैं तो हरा है और झुर्रीदार। हरा झुर्रीदार आपको सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, यहां पे देखिए दोनों कैसे हैं, बताओ जी कैसा, दोनों तो जो हो गया हरा और जो हो गया गोल। तो इस तरीके से आप देखेंगे भाई, बताइए आप जब निकालेंगे तो आएंगे मिलेंगे पीला गोल कितने होंगे, 9। उसके बाद हरा गोल कितने होंगे, 3। पीला झुर्रीदार कितने होंगे, 3। और आखिरी में हरा झुर्रीदार आएगा केवल 1। ठीक है भाई, तो इस तरीके जो अनुपात मिलता है वो मिलेगा 9:3:3:1। अब आप इतने बड़े क्लास में तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि जहां कहीं भी कैपिटल वाई दिख जाए, भले ही संग में छोटा वाई क्यों ना हो, वो कैसा होगा, येलो यानी पीला होगा। जैसे बताओ, यहाँ कैपिटल वाई भी है स्मॉल वाई भी है, लेकिन कैपिटल वाई प्रभावी है तो इसे क्या कहोगे, पीला कहोगे। कैपिटल आर का मतलब गोल और छोटे आर का मतलब झुर्रीदार, लेकिन गोल प्रभावी है तो ये हो जाएगा पीला गोल। यहां कैपिटल वाई है तो इसका मतलब क्या है, पीला, लेकिन आर दोनों छोटे हैं तो दोनों आर का मतलब झुर्रीदार। ठीक है भाई, तो इस तरीके से चले। चलो ये वाला आपको बताओ, कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई के लिए क्या हो जाएगा, पीला। कैपिटल आर के लिए क्या हो जाएगा, गोल, तुझे हो गया पीला गोल। इस तरीके चलेगा। या दोनों वाई छोटे हैं तुझे क्या हो जाएगा, हरा, और इसके लिए दोनों आर बड़े तो आर के लिए क्या हो गया, गोल। इस तरीके से ये चीजें चलेंगी और 9:3:3:1 में ये अलग हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे मेंडल का तीसरा नियम। ठीक है भाई, तो इस तरीके से चलता है। आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ देखते हैं, जुगाड़ करते हैं, मिल जाएगी तो हम जरूर डलवा देंगे। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस। ठीक, पेपर में ये लॉन्ग में आता है। न्यूक्लियस क्या होता है जरा समझो। न्यूक्लियस क्या है, शेल का, शेल मतलब क्या होता है, कोशिका। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तथा जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सबको पता है कोशिकाएं 2 तरीके की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल्स की सभी रिएक्शंस इसी के द्वारा ऑपरेट होती हैं, अतः इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी कोशिकाओं में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब किसके द्वारा होंगी, न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस मतलब ही नाभिक, सेंटर, सब कुछ न्यूक्लियस ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी भाई। ठीक है, फिर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछेगा तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो कैसा होता है भैया, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब
दीर्घवृत्ताकार स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है, या ट्यूब्स की फॉर्म में भी यह हो सकता है, नलिकाओं की फॉर्म में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके 4 कंपोनेंट दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। पेपर में 25 नंबर में अगर आता है, आप क्या करोगे इस तरीके से, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सरल भाषा में मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होती है, तो जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये इसका डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो, कैसे कि भैया ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो इसकी झिल्ली है, लेयर है, वो है, ये पोर मतलब छोटे छोटे छिद्र हैं, ये पोर कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर लैमिना है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये इनर का मतलब ये आउटर वाली हो गई, इनर का मतलब ये बाहर वाली जो लाइन दिख रही है आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली झिल्ली का एरिया है, ठीक है। और इनर का मतलब क्या, ये अंदर वाला इसका एरिया है भाई, ठीक है। तो एक डायग्राम आप इसमें बना सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी बनाओगे तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, यही जो हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक डबल लेयर्ड मेंबर से बनी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 1000 से 10,000 तक छिद्र यानी पोर्स पाए जाते हैं, जिनका डायामीटर 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रत्येक छिद्र एक सिलेंड्रिकल एनुअल्स द्वारा घिरा होता है। यह एनुलस 8 सब यूनिट का बना होता है, जिन्हें हम लोग माइक्रो सिलेंडर कहते हैं। सरल भाषा में जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, नाभिक की झिल्ली की बात कर रहे हैं सरल भाषा में, तो भैया वो डबल लेयर्ड होती है। उस डबल लेयर्ड में क्या होता है, बहुत सारी मोटी झिल्ली होती है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और जो पोर होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है, तो 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। और हर एक छिद्र किससे घिरा होता है, कुछ सिलेंड्रिकल एनुलस होते हैं जिनसे घिरा होता है। और ये जो सिलेंड्रिकल एनुलस होते हैं, ये 8 छोटी छोटी सब यूनिट का मतलब छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कह देंगे, माइक्रो सिलेंडर कह देंगे। यानी जो छिद्र हैं वो किससे घिरे हैं, एनुलस से घिरे हुए हैं। और ये एनुलस भी और छोटी छोटी यूनिट से बना है, जिसे माइक्रो सिलेंडर कह देंगे, ठीक है। न्यूक्लियर शैप, शैप मतलब होता है लिक्विड, फ्लूइड। तो न्यूक्लियर शैप क्या होगा, यह तरल आधार भाग होता है, जिसमें विभिन्न प्रोटीन, आरएनए, आयन प्रेजेंट होते हैं। भैया जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटीन भी होगा, आरएनए भी होगा, आयन भी होंगे बहुत सारे। तो वो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियर शैप, उसमें सारे के सारे भरे रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी होता है, जिसे हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। ये केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, जिन्हें फोंटाना ने देखा था, तथा इन्हें न्यूक्लियोलिस नाम किसने दिया था, तो वोमैन ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलिस नाम दे दिया था, केंद्रिका नाम दिया था। यह निम्न भागों से मिलकर बनता है। क्या क्या होता है केंद्रिका के अंदर, सरल भाषा में अगर हम कहें तो अभी हमने आपसे ऊपर क्या कहा, हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस सैप यानी फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, जिसके अंदर डीएनए है, प्रोटीन है, आयन है, सब कुछ होता है। तो उसी के अंदर क्या होगी, ये केंद्रिका भी होगी। ये केंद्रक द्रव्य जो है भैया, जो लिक्विड है, उसी के अंदर पाई जाएंगी। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होंगी। सबसे पहले किसने देखा, फोंटाना ने इन्हें देखा। इन्हें नाम किसने दिया, तो वोमैन ने इसे नाम दिया। निम्न भागों से बनी होती है, इसमें प्रोटीन से बना मैट्रिक्स होता है, राइबोसोम से बनी एक्सटर्नल फील्ड होती है, न्यूक्लियोनीमा भी इसमें पाया जाता है, डीएनए से बना क्रोमेटिन मतलब धागे नुमा जो संरचनाएं होती हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। क्रोमेटिन क्या होता है उसके बारे में लिख दिया। क्रोमेटिन क्या होता है, इंटरफेस के समय न्यूक्लियस में कई धागे नुमा, कुंडलित, ठीक है, कुंडली समझते हो इस तरीके से घूमी हुई कुंडली भैया, ठीक है, एवं लंबे क्रोमेटिन का जाल दिखाई देता है, जो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कैसे बनेंगे, क्रोमेटिन की हेल्प से बनेंगे। तो जब कभी इंटरफेस होगा तो जो न्यूक्लियस होगा उसमें बहुत सारी धागे नुमा संरचना बनेगी, जो आगे चल के क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगी। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक हेड्रोक्रोमेटिन होता है, एक यूक्रोमेटिन होता है भैया, ठीक है। उसके अलावा फंक्शन की बात करें, इसका क्या क्या काम होता है, तो ये सेल में होने वाली रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं होंगी न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कह रहे हैं। यह सेल डिसोसिएशन में तथा एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई कोशिका टूटेगी या बनेगी तो वो किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से बनेगी। यह सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो जो कोशिकाएं हैं उनकी ग्रोथ कैसे होगी उसे भी कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस ही।